90 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा जिसको देखते ही हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। जिसके डांस और एक्टिंग की हर कोई तारीफ किया करता था। इन्होंने फिल्मी पर्दे पर बोल्ड किरदार निभा के अपनी एक अलग पहचान बनाई थी उस दौर में। जिन्होंने हॉलीवुड फिल्म में भी अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा था। माना जा रहा था कि जल्दी एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर अपनी जगह बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में बना लेंगी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस कारण दीप्ति भटनागर खुद को एक बड़ी एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड में स्थापित नहीं कर पाई? किस वजह से अक्षय खन्ना ने फिल्म में इनके साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया था? तुमने मुझे देखा? हाँ मैडम। तो फिर सैल्यूट क्यों नहीं किया? मेरे हाथ में ट्रे था। अब तो नहीं है? हाँ मैडम। That's better. आखिर क्यों इन्हें एक बी ग्रेड एक्ट्रेस का टैग देकर इनका करियर खत्म कर दिया गया? सनी देओल और बॉबी देओल के परिवार से आखिर दीप्ति भटनागर का क्या रिश्ता है? आखिर किस मजबूरी के चलते इन्होंने एक एरोटिक एडल्ट फिल्म में काम किया था? किस फिल्म में इनके द्वारा निभाए सेमी न्यूड सीन्स से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी? आखिर क्यों दीप्ति भटनागर ने फिल्म्स छोड़ के टीवी इंडस्ट्री को अपनाया और कैसे आज भी बढ़ती उम्र के बावजूद ये इतनी ब्यूटीफुल दिखती हैं? Rio Rivera is a very relaxed way of cruising. I'm simply loving it. जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, दीप्ति भटनागर का जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। दीप्ति भटनागर लाइमलाइट में तब आई जब इन्होंने ईव्स वीकली मिस इंडिया का टाइटल 1990 में जीता था। इसके बाद इन्होंने काफी सारे इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया और जल्द इन्हें मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे। साल 1992 में दीप्ति मुंबई आई थी अपनी हैंडीक्राफ्ट कंपनी को प्रमोट करने, लेकिन उन्हें मुंबई में रूप मिलन साड़ी के एड में मॉडलिंग करने का ऑफर मिला, जिसे दीप्ति ने स्वीकार कर लिया और इस एड के बाद उन्हें काफी सारे मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलते चले गए। दीप्ति भटनागर का मानना था कि 90s के दौर में उन्हें काफी सारे टेलीविजन विज्ञापनों में काम करने का मौका मिला। उसका कारण था उनके टिपिकल इंडियन लुक्स। दीप्ति का मानना था कि उनकी इमेज उस दौर में एक इनोसेंट और ट्रेडिशनल लड़की की थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा विज्ञापन मिले, क्योंकि उस वक्त आम जनता टिपिकल इंडियन लुक्स वाली मॉडल्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करते थे। चुटकी का मजा चुटकी में। दोस्तों, दीप्ति ने साल 1995 में बॉलीवुड में एज अ हीरोइन डेब्यू किया था फिल्म राम शास्त्र के द्वारा। इस फिल्म में दीप्ति के अलावा जैकी श्रॉफ, आदित्य पांचोली और मनीषा कोइराला ने भी काम किया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था संजय गुप्ता ने। दुश्मनों ने तुम्हें एक बेजान पुतला बना दिया है राम। होश भी है तुम्हें कि तुम्हारे दुश्मनों की ताकत आज किस बुलंदी पर पहुंच गई है? दीप्ति बताती हैं कि उन्होंने
सियाराम्स ब्रांड के लिए एक विज्ञापन में काम किया था। उस विज्ञापन को देख के रामशास्त्र फिल्म के निर्माताओं ने उन्हें फिल्म में रोल ऑफर किया। दीप्ति ये भी बताती हैं कि उनका वैसे फिल्मों में आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन उस वक्त वो अपने लिए एक घर खरीद रही थी, इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। इस वजह से उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ करी थी। दीप्ति के अनुसार उन्होंने ज्यादा सोचे बिना इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था। वहीं दूसरी हीरोइंस उस दौर में डेब्यू फिल्म करने से पहले उसकी कहानी, रोल और प्रोडक्शन बैनर सभी कुछ देख के फैसला लिया करती थी। अपनी डेब्यू फिल्म के बाद दीप्ति ने साल 1996 में तेलुगु भाषा की एक फिल्म में काम किया था, जो उनके करियर की दूसरी फिल्म थी। दीप्ति के अनुसार उन्हें उनकी पहली फिल्म में ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिला था, क्योंकि उन्हें लगा था कि उस फिल्म में भी उन्होंने मॉडलिंग ही की थी। लेकिन उनके अनुसार तेलुगु फिल्म पल्ली संदड़ी में उन्होंने काम किया, तब उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राघवेंद्र राव ने, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के काफी बड़े डायरेक्टर थे। उन्होंने काफी सारी हिंदी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। दीप्ति का कहना था कि यह फिल्म उनके लिए एक एक्टिंग स्कूल साबित हुई थी। साथ ही इस फिल्म में उन्हें बड़ा रोल और ज्यादा डायलॉग्स भी मिले थे। इसी साल दीप्ति ने एक पंजाबी म्यूजिक एल्बम में भी काम किया था, जिसका नाम लाल गरारा था। इस एल्बम में हंस राज हंस ने लाल गरारा सॉन्ग गाया था, जो दीप्ति भटनागर पर फिल्माया गया था। यह एल्बम भी काफी पॉपुलर हुआ था, जिस कारण दीप्ति को भी काफी फायदा हुआ था। तेरा लाल गरारा, तेरा लाल गरारा, तेरा लाल गरारा। साल 1996 में दीप्ति भटनागर की एक और हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका टाइटल रजवाड़े था। लेकिन इस फिल्म का कोई खास फायदा दीप्ति के कैरियर को नहीं मिला था। साल 1997 में दीप्ति की एक तमिल, एक इंग्लिश और 2 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें सबसे प्रमुख फिल्म कालिया रही थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने हीरो के रूप में काम किया था। बदतमीज, नहीं जाओगे? कालिया फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म साबित हुई थी और इस फिल्म की वजह से दीप्ति भटनागर को भी फिल्मों में नोटिस किया जाने लगा था। खासकर कालिया फिल्म के गानों में मिथुन चक्रवर्ती के साथ दीप्ति की केमिस्ट्री और डांस को काफी सराहा गया था। इसी साल दीप्ति हमें एक मल्टी स्टारर मूवी कहर में भी देखने को मिली थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, शनि देओल और अरमान कोहली जैसे एक्टर्स ने काम किया था। दीप्ति ने इस फिल्म में सुनील शेट्टी के अपोजिट हीरोइन का रोल निभाया था। इस दौर में जहां बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए काफी एफर्ट्स किया करती थी, वहीं दीप्ति को अपने करियर के शुरुआती दौर में ही हॉलीवुड मूवी इनफर्नो में काम करने का मौका मिल गया था। I should be getting you back to the club. Your friend must be worried. यह ऐसी पहली अमेरिकन फिल्म थी जो पूरी तरह इंडिया में ही शूट की गई थी। इनफर्नो मूवी के एक सीन में दीप्ति भटनागर ने फिल्म के हीरो के साथ झरने के नीचे साथ में नहाते हुए एक सीन फिल्माया था, जिसमें उन्होंने ट्रांसपेरेंट ड्रेस के साथ सेमी न्यूड सीन भी फिल्माया था, जो आज के दौर के हिसाब से भी काफी बोल्ड था। आज भी इस तरह का सीन शायद ही कोई बड़ी अभिनेत्री फिल्माने के लिए तैयार होगी, लेकिन दीप्ति ने 90s के दौर में इस तरह का सीन फिल्माया, जिस वजह से पूरे बॉलीवुड में उस वक्त हड़कंप मच गया था। शायद इसी वजह से दीप्ति के ऊपर एक बोल्ड हीरोइन का टैग लग गया और आगे भी उन्हें इस तरह के काफी रोल्स ऑफर होने लगे थे। है प्यार का जरा मेरे करीब। साल 1998 में
दीप्ति की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से एक तेलुगु फिल्म थी जिसका टाइटल ऑटो ड्राइवर था। इस फिल्म में दीप्ति ने तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ एज अ हीरोइन काम किया था। उनकी ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। इसी साल दीप्ति की 2 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से एक फिल्म हिटलर थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और शिल्पा शिरोडकर जैसे कलाकारों ने काम किया था। दीप्ति की इस साल दूसरी फिल्म जो रिलीज हुई थी वो थी हमसे बढ़कर कौन। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे जैसे कलाकारों ने काम किया था। इसी साल दीप्ति ने टेलीविजन इंडस्ट्री में भी अपने कदम रख दिए थे। उन्होंने सीरियल ये है राज में रूबी भाटिया को रिप्लेस किया था। साल 1999 में दीप्ति की एक तेलुगु फिल्म रिलीज हुई थी सुल्तान। इस फिल्म में हीरो थे नंदमुरी बालाकृष्ण। इसी साल दीप्ति ने मिथुन चक्रवर्ती की एक और फिल्म गंगा की कसम में भी एज अ हीरोइन काम किया था। साल 1999 में ही दीप्ति ने फिल्म दुल्हन बनूं मैं तेरी में भी एज अ हीरोइन काम किया था, जहां उनके अपोजिट फराज खान हीरो थे। इस फिल्म को याद करते हुए एक इंटरव्यू में दीप्ति ने कुछ कड़वी यादें इस फिल्म से जुड़ी बताई थी। जादू चला के। उनका कहना था कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर का रवैया तानाशाही वाला था। दीप्ति बताती हैं कि उन्हें ये फिल्म काफी पसंद थी। उन्होंने इस फिल्म को अपना समझ के काफी मेहनत भी की थी, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत और समर्पण के बदले मेकर्स की तरफ से सही रेस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ तक कि दीप्ति को तय पेमेंट और शूटिंग के दौरान उचित सुविधाएं भी मेकर्स ने नहीं दी। इस वजह से दीप्ति की कुछ कड़वी यादें फिल्म दुल्हन बनूं मैं तेरी से जुड़ी हुई हैं। Stop it, idiot. दीप्ति ने इस फिल्म के लिए डबिंग भी नहीं की थी। फिल्म के मेकर्स ने फिल्म को पूरा करने के लिए डबिंग आर्टिस्ट से दीप्ति की आवाज फिल्म में डब करवाई थी। यहाँ तक कि कुछ बचे हुए सीन्स भी उनके बॉडी डबल के साथ शूट करके फिल्म को रिलीज किया गया था। जादू चला के छोड़ जाना हमें अपना बना। इस फिल्म के बाद दीप्ति ने सबक लिया कि उन्हें अब सिर्फ ए ग्रेड प्रोड्यूसर्स के और बैनर के साथ काम करना है, लेकिन इस समय तक उनकी छवि एक बोल्ड और बी ग्रेड अभिनेत्री की बन चुकी थी, जिस कारण उन्हें बड़ी फिल्में बॉलीवुड में नहीं मिल पा रही थीं। लेकिन दीप्ति ने हार नहीं मानी और अपना स्ट्रगल जारी रखा। दीप्ति को कुछ बड़ी फिल्मों में रोल तो मिले इस दौरान, लेकिन वो रोल्स काफी छोटे थे। जैसे गोविंदा और उर्मिला मातोंडकर स्टारर फिल्म हम तुम पे मरते हैं में दीप्ति ने एक आइटम नंबर परफॉर्म किया था। आमिर खान और मनीषा कोइराला स्टारर फिल्म मन में भी दीप्ति ने एक छोटा सा रोल निभाया था। अनीता कुछ बताओ तो सही, सब क्या है? तुम चलो तो सही, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। चलो। साल 1999 में दीप्ति भटनागर का नाम एक फिल्म से जुड़ा जो एक एरोटिक एडल्ट फिल्म थी, जिसे 3 भाषाओं में बनाया जा रहा था, तमिल, तेलुगु और हिंदी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे अशोक कुमार, जो काफी जाने माने सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर थे। इन्होंने साल 1987 में कामाग्नि नाम की फिल्म भी बनाई थी। इनके द्वारा बनाई जा रही एरोटिक फिल्म का नाम था कामा। हिंदी भाषा में इन्होंने अपनी फिल्म का नाम कामतंत्र रखा था। इस फिल्म में सारे कलाकार साउथ फिल्म इंडस्ट्री के थे, केवल दीप्ति भटनागर को छोड़ के। इस वजह से नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म को दीप्ति भटनागर की फिल्म के रूप में जाना जाने लगा था। हालांकि दीप्ति इस फिल्म में गेस्ट रोल निभा रही थी, उन पर सिर्फ एक सॉन्ग फिल्माया गया था। फिर भी इस फिल्म का प्रचार नॉर्थ इंडिया में दीप्ति के फेस वैल्यू के साथ किया गया। फिल्म के मेकर्स दीप्ति का नाम इस्तेमाल कर फिल्म को हिंदी भाषी बेल्ट में पॉपुलर करना चाहते थे, जिस कारण
दीप्ति भटनागर की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा। जनता के मन में दीप्ति की छवि एक बी ग्रेड और बोल्ड एक्ट्रेस की बन के रह गई। बोल्ड एक्ट्रेस वाली इमेज की वजह से दीप्ति को अब फिल्मों के ऑफर लगभग आने बंद हो गए थे। यही कारण था कि साल 1999 के बाद दीप्ति हमें किसी हिंदी फिल्म में मुख्य हीरोइन के रूप में नहीं दिखी। केवल गेस्ट रोल्स और डांस नंबर्स में ही उन्हें काम मिला। इस कारण उन्होंने फिर से साउथ का रुख किया और वहां कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन जल्द वहां भी उन्हें अच्छे रोल्स मिलना बंद हो गए। साल 2001 में दीप्ति की एक फिल्म रिलीज हुई थी उलझन, जिसमें उन्होंने लीड रोल निभाया था। लेकिन ये फिल्म साल 1996 में शूट होनी शुरू हुई थी, लेकिन डिले होते होते 5 साल बाद रिलीज हो पाई। फिल्म में दीप्ति के साथ पुरू राजकुमार और विवेक मुशरान ने काम किया था। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म को पहले अक्षय खन्ना और रवीना टंडन के साथ बनाया जा रहा था, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने रवीना की जगह दीप्ति भटनागर को फिल्म में कास्ट कर लिया, जिस वजह से अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना ने उन्हें इस फिल्म को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि विनोद खन्ना का मानना था कि दीप्ति भटनागर उम्र में अक्षय खन्ना से बड़ी लगती हैं। दीप्ति भटनागर साल 2001 के बाद हमें अब बॉलीवुड फिल्मों में सिर्फ छोटे रोल्स में ही देखने को मिल रही थी, जैसे फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के एक सॉन्ग में डांसर के रूप में, फिल्म अग्नि वर्षा के एक सॉन्ग में डांसर के रूप में, और फिल्म रोक सको तो रोक लो में भाभी के रोल में। यही वो दौर था जब दीप्ति को लगा कि अब उनका बॉलीवुड में एक्टिंग करियर लगभग खत्म है। दीप्ति ने जल्द फिल्मों में एक्टिंग छोड़ टेलीविजन इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख कर लिया। उनका मानना था कि वो जिंदगी भर तो हीरोइन के रूप में फिल्मों में काम नहीं कर सकती, इस कारण उन्हें अपने करियर को स्विच करना चाहिए। इसी कड़ी में दीप्ति भटनागर ने साल 2001 में एक ट्रैवल शो में बतौर एंकर काम करना शुरू किया। इस ट्रैवल शो का नाम था मुसाफिर हूं यारों। इस शो के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे रणदीप आर्या। बताया जाता है कि दोनों उस वक्त एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और आगे चलकर दीप्ति भटनागर ने रणदीप आर्या से शादी भी कर ली थी। दोस्तों, रणदीप आर्या का रिश्ता बॉलीवुड के फेमस देओल परिवार से भी है। दरअसल रणदीप के पिता वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों के एक्टर थे और रिश्ते में वो धर्मेंद्र जी के कजिन भाई थे। इस कारण सनी देओल और बॉबी देओल रणदीप आर्या के कजिन्स भाई लगे और रिश्ते में दीप्ति भटनागर सनी देओल और बॉबी देओल की भाभी भी लगी। वैसे दोस्तों, बताया जाता है कि अर्ली 90s में दीप्ति का नाम एक मॉडल विशेष उप्पल के साथ भी जुड़ा था। विशेष उप्पल एक NRI थे जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए थे अपने मॉडलिंग करियर के लिए, लेकिन दीप्ति का रिश्ता उनके साथ ज्यादा दिन नहीं चल पाया। एक लड़की जो तहे दिल से अपने प्यार का इजहार कर रही है और एक तुम हो, किस बेरुखी से पेश आ रहे हो। बाद में विशेष उप्पल का नाम एक्ट्रेस लीसा रे के साथ भी जुड़ा। बताया जाता है कि दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाई। दीप्ति भटनागर ने साल 2002 में एक और ट्रैवल शो में एंकर के रूप में काम किया था, जिसका टाइटल यात्रा था, जिसमें दीप्ति धार्मिक स्थलों की यात्रा और दर्शन ऑडियंस को करवाया करती थी। नमस्कार। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। उनका ये शो काफी ज्यादा सफल हुआ था। यही नहीं, यात्रा ट्रैवल शो 2001 से 2020 तक टेलीविजन पर प्रसारित हुआ।
इस शो में दीप्ति के द्वारा पहने गहने और कपड़े, खासकर उनकी साड़ियां उस वक्त काफी ट्रेंड में रहा करती थी। हमारे देश के अनेकों धर्म के अनेकों तीर्थ स्थलों की यात्रा में हम आपको आमंत्रित करते। हालांकि यात्रा शो को खुद दीप्ति के पति ने डायरेक्ट किया था और दीप्ति और उनके पति ने मिलकर इसे प्रोड्यूस भी किया था। फिल्मों में अभिनय के बाद दीप्ति ने टेलीविजन इंडस्ट्री में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दीप्ति अपने पति के साथ मिलकर खुद के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं। आज दीप्ति एक प्रोड्यूसर भी हैं जिन्होंने अपने बैनर तले काफी सारे टेलीविजन शोज को प्रोड्यूस किया है, जैसे कभी आए ना जुदाई, मोहे रंग दे और मैं कब सास बनूंगी। इनके अलावा भी दीप्ति ने काफी सारे टीवी शोज को प्रोड्यूस किया है और उन्हें हम आज एक सफल टीवी प्रोड्यूसर के रूप में देखते हैं। ये शो है और हमने यूथ के लिए बनाया है, जिसमें बहुत सारा प्यार है, मस्ती है और ऑल्सो सबसे बड़ी बात है कि ये फैमिली को एक फैमिली व्यूइंग के लिए हमने बनाया है, जिसमें दीप्ति अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ अपने परिवार को भी सफलतापूर्वक चला रही हैं। उनके और रणदीप आर्या के 2 बेटे हैं जिनका नाम शुभ और शिव है। आज भी दीप्ति भटनागर बेहद खूबसूरत लगती हैं, जिसका कारण उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में बताया है। उनका कहना है कि वो लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव रहती हैं, खुश रहती हैं। दीप्ति बताती हैं कि अगर आप खुश और पॉजिटिव रहोगे तो फिट रहने के लिए आपको ज्यादा डाइट और वर्कआउट की जरूरत नहीं है। वेलकम टू पोर्टो एमपी दागले। हेलो। दीप्ति को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। उन्होंने अपने ट्रैवल शो के दौरान करीब 80 देशों में ट्रैवल किया है और ट्रैवल शोज के बाद भी दीप्ति ने घूमना बंद नहीं किया है। वो काफी बार वेकेशंस पर ट्रैवल करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिखी जा सकती हैं। सुंदर सराउंडिंग्स और इतनी सुंदर जगह मैंने भी नहीं देखी है। दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पे मॉडलिंग, फिल्म्स और टेलीविजन सभी तरह की इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई थी।